न्यूज़ 18 इंडिया के अमृत रत्न में अब आपकी मुलाकात एक ऐसे अमृत रत्न से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर नरेश त्रेहन। सर, आज आपको भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, जो जाहिर तौर पर हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। आप किस तरीके से इस पूरे इनिशिएटिव को देखते हैं, जहाँ आज़ादी के 75वें वर्ष में हम उन लोगों को सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए या भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया? तो एक तो मतलब मैं भी बहुत ऑनर्ड हूँ कि आप लोगों ने ये अवार्ड जो किया है इन 75th ईयर ऑफ इंडिया का, उसमें मेरा भी नाम शामिल है। सो दैट्स अ गुड, आई मीन फील गुड फैक्टर आई कैन से। पर उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे इवेंट्स के साथ लोगों का उत्साह बढ़ता है और ये सोच के कि काम करते जाएं और उसकी कभी रिकग्निशन हो, तो ये बहुत ही हमारे लिए तो है ही है, बट जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी है कि हाउ कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग, अ कॉज फॉर द कंट्री कैन एक्चुअली इंस्पायर देम। तो इसीलिए इसका ये बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए मैं इसको देखता हूँ कि जैसे जैसे लोग हमारी, जैसे हम चले थे तो जब इंडिया बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे था, आज के जो युवा हैं वो एक नए प्लेटफॉर्म से ऊपर जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये हिंदुस्तान को पूरी तरह से, अब जैसे हम 100 साल की बात करते हैं, वो 100 साल देखेंगे तो 25 साल में वो इसको एक और मुकाम पे पहुंचाएंगे। तो इसीलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा आप लोगों ने किया और रिकग्नाइज किया जिन लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है लाइफ में। सर, डॉक्टर के तौर पे तो हम आपको जानते हैं, हम लोगों ने आपके कई इंटरव्यूज़ किए हैं, देखे हैं, पर चाइल्डहुड में कैसे थे? मतलब जब आप सिर्फ नरेश हुआ करते थे तो कैसे थे? क्या शरारतें करना पसंद था या हमेशा से पढ़ाई में ध्यान दे, किस तरीके? देखो, ऐसा है कि एक कहावत है कि आज के दिन जो शख्स है वो अपने सारे एक्सपीरियंस का सम टोटल है, ठीक है ना। तो मैं 1 साल का था जब पार्टीशन हुआ, तो मेरी फैमिली पाकिस्तान में थी और वो ओवरनाइट निकाल दिए गए और दोनों डॉक्टर थे, मदर फादर दोनों ही। तो पहले मुझे पहली 2 साल 3 साल की तो मेमोरी नहीं है, 4 साल से मुझे बड़ी क्लियर मेमोरी है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करी लाइफ के अपने आप को री एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। तो वो जो था, सॉरी, अच्छा, तो उस टाइम मैंने देखा उनकी स्ट्रगल के कैसे उन्होंने अपने आप को रीअप किया। तो उसके साथ साथ हम भी बनते गए और उनकी भी इनकम ठीक होने लगी, सेटल हो गई फैमिली। तो वो चीज़ अभी तक याद रहती है कि कभी भी आत्मविश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक तो ये सबसे बड़ा लेसन है। उसके बाद ये है कि आपने पूछा कि मैं बचपन में क्या, मैं स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो मुझे शौक़ था वो एरो मॉडलिंग का था। एरो मॉडलिंग में क्या करते थे, इतनी बड़ी वुड आती थी, उसको काट काट के उसके पार्ट्स बनाते थे प्लेन के, तो उससे ज़रा डेक्सटेरिटी होती थी। और अब मुझे एहसास होता है कि जब मैं सर्जन बन गया तो वो कितनी काम आई। अच्छा। और दूसरी बात ये कि आई वॉज बॉर्न लेफ्ट हैंडेड और फिर राइट हैंडेड मुझे बनाया गया, क्योंकि उस टाइम सोचते थे कि नहीं, वो सोचते थे बैड लक है। अच्छा। तो फिर वो मतलब उंगलियां मरोड़ के मेरे को राइट हैंड बनाया गया मेरे हिंदी ट्यूटर ने। पर जब मैं सर्जन बना तो मुझे ये एहसास हुआ कि कितना बड़ा वरदान दिया उसने मुझे कि मैं राइट हैंड से ही नहीं, जब स्विच करना है तो लेफ्ट हैंड से भी सोच दो, बाकी लोग अपना ऊपर नीचे ऐसे बेंड करते हैं। तो इसीलिए ये कई चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपको किसी और मुकाम पे पहुंचाती हैं। तो मेरा सबसे बड़ा पैशन ये था कि मैं एयरफोर्स पायलट बनूंगा, जो हर बच्चों में या ग्रोइंग अप में होता है। पर उस टाइम फैमिली ने, ग्रैंडफादर वगैरह ने नहीं अलाउ किया, तो आज डॉक्टर बन गया। तो फिर डॉक्टर बन गए तो फिर सोचा कि फ्रंटियर कहाँ है। तो फ्रंटियर था हार्ट सर्जरी में कि इंडिया में लोग बेचारे मर रहे थे, उनकी ट्रीटमेंट, हमें पता क्या बीमारी है पर ट्रीटमेंट नहीं थी। तो इसीलिए मैं अमेरिका गया
वहाँ सब सीखा वगैरह, फिर जब अपॉर्चुनिटी मिली तो वापस आ गए। तो इसीलिए ये इसका आप सक्षम में पूछोगे कि क्या इसका हाँ ना, सक्षम तो यही है कि कभी भी अपने को नेक्स्ट माउंटेन हर वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप कहाँ जाओगे। अगर जो आप कहीं प्लेटो हो गए तो फिर वहीं रह जाओगे। तो इसीलिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और अगर जो आप ट्रू टू जिस चीज़ में खुशी है वही उस प्रोफेशन में हो आप, तो फिर आप मतलब हाइट पे पहुंचोगे। अगर जो आपको पूरा मन नहीं है उस चीज़ में तो फिर वो फिर ड्रिफ्ट ही होता है। अच्छा सर, ये एक सवाल है जो मैं पूछना आपसे चाह रही थी। हमने कई समय ऐसे देखा कि कहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, मरीजों के साथ बहसबाजी हो जाती है, डॉक्टर्स पे हिंसा के कई मामले ऐसे सामने। फिर कोरोना की वेव आई और फिर एक बार फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि कौन फ्रंट लाइन वर्कर हैं। तो एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, हैव यू सीन दैट चेंज इन पीपल की रियलाइजेशन हुई या ज़्यादा थोड़ा, क्योंकि आप हज़ारों पेशेंट्स को रोज़ देखते होंगे, तो वो कहीं कुछ चेंजेस आपको नज़र आते हैं पोस्ट कोरोना? देखो, एक तो आपके अपने बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कनेक्शन बनाओ पेशेंट के साथ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी ज़िंदगी आपके साथ ही रहना चाहिए इफ़ यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। दूसरा, आपने पूछा कि जैसे हमारे चैलेंजेस आते हैं, और आजकल हम ये मेडिकल कॉलेज में ये ट्रेनिंग नहीं मिलती कि स्ट्रेस से कैसे करना है। तो आप एक प्रिंसिपल से चलो कि पेशेंट इज़ ऑलवेज राइट एंड यू कैन नॉट आर्ग्यू विद देम बिकॉज यू आर द डॉक्टर। ये तो अपनी राइट ही उनका है, चलो ठीक है, उनको अपने आप समझा सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, पर उनको कभी रॉन्ग या बिलिटल नहीं कर सकते। एक तो ये बात ज़रूर है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के टाइम में जितनी स्ट्रेस डॉक्टरों के ऊपर, पैरामेडिकल और हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर पड़ी, उसका कोई अंदाज नहीं है किसी को बाहर, जो कम कैसे उस मुकाम से गुजरे। और फॉर्चुनेटली सब खरे उतरे, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, NGO सेक्टर, सारी सोसाइटी ने साथ दिया, तो इंडिया जीता, ठीक है। पर ये मुझे डर है कि जैसे लोगों को एहसास हुआ कि अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जब कोई ऐसी प्रलय आएगी तो आप उसके विक्टिम हो जाओगे। पर उसके साथ साथ मुझे ये डर है कि लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। तो डर सिर्फ यही है कि अगर जो शॉर्ट रही तो फिर आप अपने तौर तरीके में वैसे ही पहुंच जाओगे और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे, तो फिर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर हमें रिमाइंड करना है पब्लिक को सारा टाइम कि देखो, रियली वो पुराना एडेज है, हेल्थ इज़ वेल्थ वाली बात, तो वो अगर जो हम अपने प्रोफेशन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये पब्लिक तक मैसेज पहुंचाते ही जाए कि ये भूलना नहीं है कि हम किस दौर से गुजरे हैं और ये फिर आएगा कभी। ये नहीं कि ये लास्ट पैंडेमिक है या लास्ट एपिडेमिक है कि लास्ट वायरस है। ये वायरस तो आता ही रहेगा और जो वीक होंगे वो एलिमिनेट होते जाएंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, मंकी पॉक्स, ये अब एक जिस कोरोना से अभी उबर ही रहे हैं, उबर चुके हैं कहना भी शायद सही नहीं होगा, अब ये मंकी पॉक्स का जो खतरा सामने आ रहा है, कितना सीरियस इसे आप देखते हैं और आपको लगता है कि तैयार हैं हम एक और लड़ाई लड़ने के लिए? देखो, आपने पहली बात तो सच कही कि ये कोरोना भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसके दौर चली जा रहे हैं। आप यूरोप में जाओ तो आप देखोगे कि कितनी तादाद में लोगों को हो रहा है। ये ज़रूर है कि लोगों का एटीट्यूड, हमारा सबका एटीट्यूड है कि शायद ये कभी भी नहीं जाएगा और हमें इसके साथ कोप करना है, ठीक है। दूसरा, जब उसके साथ साथ मंकी पॉक्स आ गया, इसकी एक लेसन जो हमने सीखा और याद रखना चाहिए कि अगर जो हम इसको फैलने देंगे जैसे कोरोना फैला, तो फिर तो हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन, बहुत ही तबाही हो सकती है, क्योंकि ये इन्फेक्शस है और इन्फेक्शन वैसे तो कांटेक्ट से होती है, पर फ्लूइड एक्सचेंज सबसे हो जाती है। तो इसीलिए ये ज़रूर आपने पूछा कि हम तैयार हैं। हाँ, गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स बने कोविड के टाइम में, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हैं वो हैं रेडी ऑन द ग्राउंड, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसकी आइसोलेशन, अगर जो हम उस पर बिल्कुल सतर्क रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं।
और साथ ही लोगों को तो आपने एडवाइस कर ही दिया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि जो हैबिट्स लोगों ने कोरोना के दौरान सीखी थी उनको किसी भी हालत में नहीं बदलना है। ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि सबकी मेमोरीज बहुत शॉर्ट होती हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो चीज़ें हमने शुरू की थी आखिर क्यों की थी। अगर वो चीज़ ध्यान में रहेगी, अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे, हाइजीन की जो हैबिट्स हमने शुरू की थी उनको नहीं छोड़ेंगे, तो शायद बड़ी लड़ाइयाँ भी हम लड़ पाएंगे। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही कि ये बड़ी लड़ाई लड़ने की नौबत ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली।